बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ़, क्रॉप स्पेशलिस्ट, अपने मोटो के साथ कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और जो सवालात मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे ज़री माहिरीन, मेरे साइंसदान और मेरे प्यारे किसान भाई मुझसे पूछते रहे हैं, तो उनके जवाब देने के लिए आज मैं फिर हाज़िर हूँ। इस पोस्ट के नीचे वो अपना सवाल लिखे तो मैं उसका इंशाल्लाह तफसीली जवाब दूंगा। तो आइए देखते हैं कि हमसे हमारे पिछले सेशन में से दोस्तों ने जो सवाल उठाए उनमें से एक सवाल, सर जो पंसारी से फेरस सल्फेट मिलता है इसकी स्प्रे के लिए कितनी डोज होनी चाहिए, और अगर ज़मीन में डालना हो फिर क्या डोज होनी चाहिए। तो इन भाई से मेरा सबसे पहले तो ये सवाल है कि भाई जब मुझे क्या पता पंसारी ने किससे वो फेरस सल्फेट ली है, तो पंसारी में भी फ़र्क होता है, फिर जो फेरस सल्फेट है उसके सोर्स में फ़र्क होता है, फिर क्वालिटीज़ होती हैं, हो सकता है उसमें सिर्फ 3 से 4% हो, 5% हो, 6% हो। ये तो लेबॉरेटरी टेस्ट ही आपको सही बता सकती है। पहले तो कोशिश करें आप ये चीज़ जहाँ की चीज़ हो वहीं से ही लेनी चाहिए। जब आप अपने खेतों के लिए फेरस सल्फेट लेना चाह रहे हैं तो बाकायदा किसी कंपनी की फेरस सल्फेट परचेज़ करें, और सॉल्यूबल फॉर्म में उन्होंने उसमें बहुत सारे सरफेक्टेंट और बहुत EDTA चिलेशन भी, बाज़ चिलेटेड भी आपको मिल जाते हैं, फेरस के साथ चिलेटेड किए हुए स्प्रे फर्टिलाइज़र्स, वो यूज़ किया करें। तो ये पंसारी का काम नहीं चलना, ये नुस्खों वाला सिस्टम नहीं है। तो अगर आप फिर भी आप ले बैठे हैं, परचेज़ कर बैठे हैं, तो इसकी आपको जो है ना कम से कम 500 ग्राम जो है आप यूज़ करें, क्योंकि उसमें बहुत उम्मीद है कि बहुत कम उसमें जो है ना फेरस के फायदे, लेकिन अगर उसमें कोई और मुरक्कब हुआ तो आपकी फसल को नुकसान दे सकता है, तो इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगला सवाल सर एक दोस्त ने किया है, भाई DAP में P2O5 होता ही नहीं, उसमें डाई अमोनियम फास्फेट होता है, P2O5 कहाँ से आ जाता है। वाजिब, आप माशाल्लाह मेरे ख्याल में इम्तिहानी नुक्ता निगाह से ये सवाल मुझसे कर रहे हैं। देखें, डाई अमोनियम फास्फेट, जिसमें अमोनिया और फास्फेट का आयन ज़मीन में जाके हल होता है। तो यहाँ पर मैं दोस्त को जवाब देने के लिए, दोस्त को रहनुमाई करने के लिए, फास्फोरस का जो आयन होता है, यानी कि अकेली फास्फोरस जिसे हम P कहेंगे, P2O5 नहीं P, उसकी एक मजबूरी है, वो अकेला नहीं रह सकता। तो जब आप जो फास्फेट की फॉर्म में आप ज़मीन के अंदर जिस खाद जो रखते हैं वो ऑक्सीजन के साथ केमिकल बना के P2O5 बनाती है। तो जब P अकेली होती है तो इसके साथ उसकी फॉर्म में अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल P 100 किलोग्राम है, तो आपकी P2O5 O के साथ केमिकल बॉन्डिंग करके P2O5 हो जाएगी, और इसके ग्राम्स भी बढ़ जाएंगे, इसके केजीज भी बढ़ जाएंगे, ये 244 किलोग्राम हो जाएगी 100 जो है। तो क्योंकि उसकी बॉन्डिंग के बाद उसमें इंक्रीज़ हो जाती है, ज़मीन में ये P2O5 की फॉर्म में चली जाती है। और ये P2O5 हमारे साथ ज़मीन में एक समझ लें कि एक जो दिक्कत आती है, जो डिफ़िकल्टी आती है, ये क्लोराइड आयन के साथ, ये एल्युमिनियम के साथ, ये बहुत सारे और आयन्स के साथ जाके बॉन्डिंग कर लेता है। अगर आपकी ज़मीन अल्कलाइन होगी तो क्लोराइड आयन के साथ या क्लोरीन कार्बोनेट्स के साथ जाके ये अपने बॉन्डिंग कर लेता है, और बॉन्डिंग की सूरत में, और अगर ये जो एसिडिक सॉइल होगी जो हमारे मुल्क में नहीं है, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि जो यूरोप में, जो अमेरिका में, जो उनके बाहर के लोग ज़मीनें हैं, वहाँ पे एसिडिक ज़मीनें भी पाई जाती हैं जो हमारे यहाँ नहीं है। उधर ये एल्यूमिनियम के मरकबात के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं। उसके बाद ये एक ऐसा मुरक्कब बना देता है जो इनसॉल्यूबल होता है, जो मूव नहीं कर सकता, जो ज़मीन में मूव नहीं कर सकता और बॉन्डिंग पड़ी रहती है। लेकिन जो हम फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं वो H2PO4 माइनस या HPO4 माइनस की शक्ल में होता है, जो हाइड्रोजन आयन उसके साथ मिलके उसको इस फॉर्म में लाता है कि वो नेक्स्ट किसी मुरक्कब के साथ रिएक्शन करके पौधे की जड़ में तक जाने के लिए अपनी राह बनाता है।
और इसी वजह से जो आपकी फास्फोरस है ये हमेशा स्लोली पौधे को अवेलेबल होती है, या फिर ये बॉन्डिंग कर जाती है, या फिर बॉन्डिंग करके ये ज़मीन में पड़ी रहती है। तो हमारे लिए जो चैलेंज के मसाइल हैं वो ये हैं, एक तो ज़मीन की पीएच को कम किया जाए। जब भी न्यूट्रल पीएच जो कि 7 होती है उसके करीब जाएगी आपकी पीएच, तो बुरान आपकी तमाम न्यूट्रिएंट्स की तकरीबन अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं आपको बताता चलूँ, फास्फोरस के लिए हमारी ज़मीनों की पीएच 8.5 तक अमूमन होने लग गई है, 8 बहुत जगहों पर है। तो 8.5 या 8 से जब बढ़ने लगती है तो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी फिर कम हो जाती है, क्योंकि ये H2PO4 HPO4 के साथ जो है एक उस आयन के पूल के अंदर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन जाती है जिसमें वो अपना इजीली मूव नहीं कर सकता। तो आपको कम से कम 7 के करीब इसकी पीएच लानी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। जब आपकी पीएच आप किसी तरीके से 8 से 7.5 या 7.8 कर लेंगे तो आपकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। खैर, आपका सवाल था कि जी वो P2O5 नहीं होती तो ज़मीन में कैसे हो जाती है? ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होके ये अपनी स्टेबल फॉर्म में आ जाती है P2O5 में। लेकिन जो खाद हम शामिल करते हैं वो ज़्यादातर जो है ना H2O PO4 HPO4 के आयन बनाती है, जिसको पौधा अब्ज़ॉर्ब करके अपनी रूट्स के ज़रिए ऊपर ले जाता है और पत्तों तक और तनों तक पहुंचता है, जिससे उस पौधे में खुशहाली आती है। हाँ जी, वो सवाल है कि मैंने सुपर नेपियर लगाया है लेकिन पिछले 1 साल से इसमें बहुत सारे पौधे सड़ जाते हैं, दोबारा नहीं उग पाते। दोस्तों, ये आपके लिए सुपर नेपियर ग्रास जो है, इसके लिए इसकी आपको अच्छी प्रोडक्शनल टेक्नोलॉजी देखनी पड़ेगी और आपने इसका जो सोर्स लिया था वो देखना पड़ेगा, अच्छा सोर्स है या इसका सोर्स आपने कहाँ से लिया था। तीसरा, आपकी ज़मीन, जैसे इससे पहले मैंने एक लेक्चर में बताया था कि ज़मीन के बहुत सारे मसाइल होते हैं, उसका टेक्सचर ठीक नहीं होता, उसमें पोरोसिटी, उसमें सॉइल के दरमियान जो फासले कम हो जाते हैं, उसके नीचे हार्ड पैन होती है। इसके अलावा बहुत सारी फंगल डिसीज़ हैं जो पौधे को सूखने के मराहल की तरफ ले जाती हैं, या आपका सोर्स ठीक नहीं होता। तो इसके लिए मैं आपको सुपर नेपियर ग्रास के लिए बाकायदा इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और इसके अच्छे सोर्सेज के साथ और किन ज़मीनों में इसको कैसे लगाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए बताऊंगा, तभी इसका क्लियर जवाब दिया जा सकता है। अगला सवाल है, एंग्जियसली वेटिंग फॉर योर वीडियो ऑन फोलियर एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, काइंडली मेक एडिशन ऑफ स्टेटस ऑफ फोलियर स्प्रे ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जी सर, मैं आपको बताता चलूँ, मैंने मेरे ख्याल में आपके सवालात के बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट के लेक्चर ऐड कर दिए हैं। अगर आप समझते हैं उनमें कोई कमी है या उसमें कुछ रह गया है तो आप इस पोस्ट के नीचे दोबारा मुझे बताएं, उसमें स्पेसिफिक, उसमें ख़ास। जी, मैं बता रहा था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बहुत सारे लेक्चर मैंने ऐड कर दिए हैं। अगर फिर भी आप समझते हैं उनमें कोई कमी है, आप कुछ और मज़ीद पूछना चाहते हैं, तो काइंडली स्पेसिफिक जो ख़ास बात आप पूछना चाहते हैं उस पर मैं आपको एक बाकायदा पूरा लेक्चर दे दूंगा। बात रह गई मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के फोलियर स्प्रे की, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मेरे मुताबिक हमेशा आपको जो है ना ज़मीन के ज़रिए ही देना चाहिए, जो हमारे पुराने तरीके जो राइज हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में सिर्फ यूरिया के अंदर थोड़ा सा स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र यूज़ कर लें आप, जैसे कि कैन वगैरह आजकल आ चुकी है जो आपकी पीएच भी कम करती है। तो अगर ये फोलियर स्प्रे आपको करना पड़ जाए तो कब करें और क्यों करें, ये मैं आपको बताता चलूँ। देखिए, कुछ फसलें होती हैं जो बहुत ज़्यादा खाद की डिमांड करती हैं, जैसे कि कपास है, जैसा कि मकई है, जैसा कि आप देख लें कि गन्ना है, या ऐसी फसलें जिनमें आप समझते हैं कि खाद की मकदार पूरी नहीं हो सकी, तब आपको एक खुराकी सप्लीमेंट के तौर पर आपको NPK का स्प्रे या P और K का स्प्रे ये आपको कर देना चाहिए। और K का स्प्रे इसलिए भी आपको करना चाहिए कि जो है उसका जो फल बढ़ जाए, उसकी पैदावार बढ़ जाए। लेकिन पोटाशियम के मामले में आप हमेशा ख्याल करें, जो सल्फेट ऑफ पोटाश है इसकी जो सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, इसको कभी भी आप पानी में हल नहीं कर सकते। नाइट्रोजन को आप कर सकते हैं, DAP को आप कर सकते हैं, लेकिन काइंडली कभी भी आप सल्फेट ऑफ पोटाश को नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरे 1000 ml के अंदर
सिर्फ़ और सिर्फ 100 ml हल होती है। तो इतनी स्लो सॉल्युबिलिटी की वजह से ये ज़मीन में भी पड़ी रहती है, आहिस्ता आहिस्ता पौधे को मिलती है। और अगर आप पोटाश का फोलियर स्प्रे करना ही चाहते हैं तो आजकल मार्केट में आपको सोलियो पोटाश के नाम से 25 केजी का जो थैले मिल रहे हैं, उसमें उन्होंने एक जो है फर्टिलाइज़र उनके अंदर केमिकल प्रोसेस किया हुआ है, जो मैं आपको बताता चलूँ। उसमें वो डाई सल्फाइड सरफेक्टेंट यूज़ करते हैं, जो उसमें शामिल करके उसको 200 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर गर्म किया जाता है। उसके बाद जो सल्फेट ऑफ पोटाश बनती है वो सोलियो पोटाश बनती है और उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर कंपैरिजन में मुकाबले में आपको बताऊं, सल्फेट ऑफ पोटाश अगर 5 मिनट के अंदर 70 ग्राम हल हो रही है, तो इसकी स्पीड ऑफ सॉल्युबिलिटी ये है कि ये 5 मिनट के अंदर 110 ग्राम हल हो जाएगी। तो इसीलिए इसका रेट भी मार्केट में आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इस पर उन्होंने प्रोसेसिंग भी की होती है और ये आपको फ़ायदा भी ज़्यादा देता है। तो नाइट्रोजन को आप 2% से 5% तक तो ना जाएं, आप ज़्यादा पर हल करेंगे पानी में, नाइट्रोजन से आपके पत्ते जल जाते हैं। ये सिर्फ 2% तक आप स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरह 2 से 3% तक आप DAP को स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ये जो पोटाश है, ये आप हमेशा सोलियो पोटाश ही यूज़ करें और इसकी भी मकदार जो है 3 से 4% तक रखें। ज़्यादा जो है आप रिपोर्ट के बाद देख सकते हैं और उसकी टॉक्सिसिटी चेक करके देख सकते हैं। अगर ये ज़्यादा हो जाएँ तो फिर आपके टॉक्सिसिटी के नुकसानात भी होते हैं। सर, धान में सोना, बोरान एंड SOP एक साथ छट्टा कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह आपको मिक्स करना होगा, ताकि वो, क्योंकि आप उसकी जो बोरान की बहुत थोड़ी मकदार होती है 3 किलोग्राम, और सल्फेट ऑफ पोटाश तकरीबन एक बोरी 40 किलोग्राम आप करेंगे। 3 किलोग्राम को 40 में आपको इतनी तरीके से हल करना पड़ेगा कि एक एक दाना मिक्स हो जाए। लेकिन मैं इससे बेहतर मशवरा आपको यही दूंगा कि बोरान को आप फर्टिगेट कर दें 3 किलो के हिसाब से, लेकिन वहाँ भी आप मिक्सिंग का ख्याल रखेंगे। जहाँ पर आप मिक्सिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, आपने वो काम करना है, क्योंकि उस 3 किलोग्राम को आपने खेत के इंच तक पहुंचाना है, ताकि तमाम पौधों को एक जैसा बेनिफिट हासिल हो, तो तमाम पौधों को एक जैसा फ़ायदा हो। सर जी, बुरान की मकई को फसल पर इस्तेमाल किस वक्त करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक और किसान भाई का सवाल भी इससे मिलता जुलता था। टेसलिंग और सिल्किंग। टेसलिंग जब उसके पोलिनेशन होती है और उसके मेल जो है उसके जरदाने बनते हैं, उसके बाद सिल्किंग होती है जिसमें फीमेल फ्लावर्स बनने शुरू होते हैं। तो ये दोनों सेंसिटिव प्रोसेस हैं। इस प्रोसेस में आपने डायरेक्ट कोई स्प्रे नहीं करना होता। खुदा न खास्ता वो जो है, जो अमल हो रहे हैं, वो जो फ्लावर बन रहे हैं, उसमें जो जर्द दाने बन रहे हैं, उनमें जब पानी का स्प्रे उस पर पड़ेगा तो वो डिस्टर्ब होंगे, या उनका बनने का अमल रुक सकता है, या वो स्टीरलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। कोशिश करें सिल्किंग और टेसलिंग से पहले पहले स्प्रे कर लें, या इसके बाद में स्प्रे करें। ये बहुत, आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया। मैं फिर आपके साथ हाज़िर होऊंगा। मेरे सेशन में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, तमाम सवाल का एक एक करके आपको जवाब दूंगा। जब तक अब मेरे किसान भाइयों का जो है मसाइल हल नहीं हो जाते, मैं कोशिश करूंगा जहां से भी मुझे इल्म लाना पड़े, बुक से, नेट से, मेरे अपने तजर्बे से और मेरी अपनी रिसर्च पब्लिकेशन से, आपके लिए मैं हाज़िर हूँ। आपका अपना खादम डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ। अल्लाह हाफ़िज़।